गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज़ क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज भी अन्य दिनों की तरह एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए, यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है। स्टेटमेंट बी, इस समिति में आरबीआई के गवर्नर सहित कुल 12 सदस्य होते हैं। स्टेटमेंट सी, यह समिति केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। स्टेटमेंट डी, इस समिति का निर्णय बैंकों हेतु सलाहकारी होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 जिसे 2016 में संशोधित की गई की धारा 45 ZB के तहत की जाती है। केंद्र सरकार को आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के गठन का अधिकार है। ओके, अगर स्टेटमेंट बी की बात करें तो इस समिति में आरबीआई के गवर्नर सहित कुल 12 सदस्य हैं, जो कि गलत है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। ओके, यह समिति केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, जो कि बिल्कुल असत्य है। आरबीआई के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, न कि वित्त मंत्री। ओके, अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो इस समिति का निर्णय बैंकों हेतु बाध्यकारी होता है, न कि सलाहकारी होता है। ओके, इस समिति में जो 6 सदस्य होते हैं उसमें 3 सदस्य आरबीआई के तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त किए जाते हैं। इन सभी की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आईएएस के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए बैंक दर, बी खुला बाजार परिचालन, सी सार्वजनिक ऋण एंड डी सार्वजनिक राजस्व। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से मौद्रिक नीति के घटक है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए बी एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को भी आईएएस और विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को इसे भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मौद्रिक नीति की
घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो साख पर नियंत्रण रखना, अर्थव्यवस्था में विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखने हेतु इस नीति की घोषणा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी स्थापना खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत की गई। स्टेटमेंट बी, यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली शीर्ष संस्था है। स्टेटमेंट सी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एवं सी, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए, बी एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट, असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत 1957 में की गई। आपको ध्यान में रखना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली शीर्ष संस्था है, न कि वस्त्र मंत्रालय के अधीन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना करना और विकास करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार के द्वारा मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत निर्माण कार्यों में संलग्न कारीगरों, श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अमृत काल की सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हरित विकास, बी युवा शक्ति, सी वित्तीय क्षेत्र एंड डी उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सप्तर्षि की अवधारणाओं को केंद्रीय बजट 2023-24 में दिया गया। इसमें विकास से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया, जिनमें से ये 3 प्राथमिकताएं हैं। आगे मैं 4 प्राथमिकताओं की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली, डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनगणना 2011 के अनुसार पूरे देश में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार की है। बिहार का जनघनत्व
1106 है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की है 11,320। ओके। वहीं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार का जनघनत्व सबसे कम 46 और राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है जो कि 17 है। ओके। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए भावनगर, बी दिग्बोई, सी गांधीनगर एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी इंदौर, सी जयपुर एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश की इंदौर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष, बी नंदन नीलकनी, सी पीसी बाला सुब्रमण्यम एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष। ओके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल मनी स्टडीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।